हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके हम नीट प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पिछले सालों में नीट में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस तरह के कंसेप्ट आपको सीखने हैं और मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करते जाना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। 2019 में केवल एक ही क्वेश्चन आया है और ये आपके सामने, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4FeCN6। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है और बोल रहा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे आपको ये बताना है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि Fe का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो बच्चों यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। जब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हमने पता कर लिया +2, तो उसके बाद ये पता करो कि जो Fe के साथ लिगेंड जुड़ा है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। Cn इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी बोलने का मतलब है ये स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, तो T2G और EG के बीच में गैप ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो स्प्लिटिंग किस तरह से होगी, 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर। तो 2 ऑर्बिटल जो ऊपर है उनका नाम है EG, जो नीचे है T2G। ठीक है, यहाँ पर बच्चों गैप ज्यादा है, डेल्टा O जो है वो ज्यादा है। तो बोलने का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेंगे, नीचे के ऑर्बिटल में रहेंगे। तो Fe2+ अगर मैं देखूं तो Fe का होता है बच्चों 3d6n4s2। तो Fe2+ है तो 4s2 निकल गया, तो Fe2+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6। अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। तो बच्चों पहला यहां जाएगा, दूसरा यहां जाएगा, तीसरा यहां जाएगा। एनर्जी गैप ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो 4th इधर, 5th इधर और 6th इधर। बोलने का मतलब है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G6 EG0। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। उसके बाद आ जाओ 2018, 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। आयरन कार्बोनिल इज ए टाइप ऑफ। तो बच्चों यहाँ पर कार्बोनिल के साथ केवल एक ही मेटल जुड़ा है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं मोनो। अगर कहीं पर 2 मेटल कंबाइंड होते हैं तो वो डाइन्यूक्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन है द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों इसमें किस तरह की आइसोमेरिज्म शो, देखो आयोनाइजेशन तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि काउंटर आयन है नहीं। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर भी पॉसिबल है नहीं क्योंकि 2 मेटल कंपाउंड यहाँ पर होने चाहिए। उसके बाद है लिंकेज आइसोमर, लिंकेज भी पॉसिबल है नहीं। लिंकेज में आपको जो है कुछ खास तरह के लिगेंड जैसे NO2 और CN होने चाहिए, वो भी लिंकेड है नहीं। तो बचा कौन बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आंसर हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और वैसे भी जो है इस तरह के कंपाउंड, देखिए अगर मैं आपको लिखूं CO, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, देखो EN और EN, तो EN और EN, ठीक है, और यहाँ Cl और नीचे Cl, ये ट्रांस हो गया और उसके बाद एक और इसका बन सकता है सिस। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके बाद आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4। अच्छा, NiCO4 में जो Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है बच्चों 3d8 और 4s2। ठीक है, क्योंकि Ni में जो ऑक्सीडेशन नंबर Ni का है वो है 0, तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रहने वाला है। अच्छा, जो CO है बच्चों वो एकदम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को D को दे देगा, यानी पेयरिंग कराएगा। तो अब D में हो गए 3d10, इसका मतलब D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। और टोटल कितने यहाँ पर लिगेंड है, 4 लिगेंड है, तो यहाँ पर बच्चों होने वाला है sp3। तो sp3 होगा और डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी और डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, पेयर्ड है। तो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 2017 से आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जैसे मैंने आपको बोला था कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिग्मा बॉन्डेड, कुछ पाई बॉन्डेड, कुछ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एजेंट जो है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है RMgX। ठीक है, और यहाँ पर जो R और Mg के बीच है वो केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ रहा है बच्चों कि हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स है, जैसे COCl3 6NH3, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है और तीसरा कॉम्प्लेक्स है। इसमें अगर हम AgNO3 को मिलाएंगे
तो AgCl के कितने मोल बनेंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास है COCl3 6NH3। यहां पर बच्चों देखो लैगेंड कितने हैं, 9 लैगेंड है टोटल, और CO जो है मैक्सिमम कितने लैगेंड ले सकता है, 6 लैगेंड ले सकता है। इसका मतलब 3 लैगेंड जो है क्या बनेंगे, काउंटर आयन बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला बच्चों कैसे होगा, देखो CONH3 का 6 और Cl, 3 Cl बाहर आ जाएंगे। तो अगर 3 Cl बाहर आ जाएंगे बच्चों तो कितने मोल बनेंगे AgCl के, 3 मोल बनेंगे। तो बोलने का मतलब है कि Cl कितने काउंटर आयन बना सकता है। Cl लैगेंड का पार्ट भी हो सकता है और काउंटर आयन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि NH3 कितने कम और ज्यादा है। तो बोलने का मतलब है कि पहले वाले में 3 मोल, दूसरे वाले में देखो बच्चों 5 NH3 है और 3 Cl है, टोटल कितने में 8 लैगेंड में। तो 8 लैगेंड में 6 लैगेंड आप जो है CO के साथ लगा दो, तो 5 NH3 लगेंगे, 1 Cl लगेगा। बोलने का मतलब है केवल 1 Cl 2 Cl काउंटर आयन बनेंगे। तो 2 Cl काउंटर आयन बनेंगे तो कितने मोल बनेंगे AgCl के, 2 बनेंगे। ठीक है, और लास्ट वाले में देखो 4 ये है और 3 ये है, टोटल 7 लैगेंड है। तो 6 लैगेंड जो है CO के साथ चले गए, बचा कितने लैगेंड, 1 लैगेंड बचेगा, और वो कौन बचेगा, 1 Cl बचेगा, और वो Cl काउंटर आयन बनेगा। तो बोलने का मतलब है कि जितने NH3 कम होते जाएंगे Cl काउंटर आयन से लैगेंड बनते जाएंगे, तो AgCl के नंबर ऑफ मोल जो प्रोड्यूस होंगे वो कम होते जाएंगे। तो पहले वाले में बच्चों 3, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1, 3, 2 और 1, यानी इसका आंसर होने वाला है C। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये पूछा है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, यानी जो ये लाइगेंड है ये वेवलेंथ को किस ऑर्डर में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो बच्चों हमने जो है एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी जिसमें हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बेसिस पे लाइगेंड को क्लासिफाई किया था। तो उसमें हमारा जो ऑर्डर आ रहा था वह EN सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, उसके बाद बच्चों जो है NH3 करेगा, और लास्ट में करेगा H2O, ऐसा कुछ था, है ना। ये एनर्जी का ऑर्डर है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इस एनर्जी को हम E से भी डिनोट कर सकते हैं। और एनर्जी और वेवलेंथ का बच्चों एक दूसरे से जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, एनर्जी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। इसकी एनर्जी ज्यादा हो रहा है, यानी ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ कम होगी, का जस्ट अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, यानी H2O एनर्जी कम एब्सॉर्ब करेगा तो वेवलेंथ ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे पास A। क्वेश्चन नंबर 4, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द MnCN6 -3। अच्छा, यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है और इसका ज्योमेट्री बतानी है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 6 लैगेंड है, 6 लैगेंड का मतलब जो है ऑक्टाहेड्रल होगा। तो बच्चों B और D तो पॉसिबल है नहीं, ऑक्टाहेड्रल केवल A और C में है। ठीक है, अब जो है ये देखो कि CN जो है किस तरह का लैगेंड है बच्चों, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड क्या करते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। तो पेयरिंग करने का मतलब ये क्या कर रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में बच्चों इनर D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो आंसर हो जाएगा देखो D2sp3। अगर ये वीक फील्ड लैगेंड होता तो तब ये sp3d2 होता। तो 4 का आंसर हो जाएगा C। ऐसे भी कर सकते हैं और भी डिटेल तरीके। 5th आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। और जनरली जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों ये एक तरह के मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मेटल कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं इस तरह के, इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल और इसके ऑर्बिटल, यहाँ पर जो है बैक बॉन्डिंग होती है। तो सिग्मा ऑर्बिटल भी है और साथ में पाई ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड भी बन जाता है। तो दिस इज टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से बच्चों CO जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाती है, यानी वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स कुछ बढ़ जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कितने में, किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ गई। ये तो है ना, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन ये दे रखा है कि सबसे ज्यादा CO बॉन्ड लेंथ किस में होगा। तो CO जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन M को देगा उतना ही ये जो बॉन्ड लेंथ है बढ़ेगी, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो बॉन्ड क्या होगा बच्चों, वीक होगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और CO कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये डिपेंड करेगा कि CO पर जो है नेगेटिव चार्ज कितना है, ठीक है। तो बच्चों इस हिसाब से सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पर B ऑप्शन। तो
CO पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने से बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग बढ़ने से CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, तो समझ में आई बात। नेक्स्ट हमारे पास है 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो बच्चों अलोंग द एक्सिस आपको दो बता, बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस। तो 3 ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस थे, 2 ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस थे, dz² एंड dx² माइनस y², ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, तो dz²। ये नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है कोबाल्ट क्लोराइड फॉर्म सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया, और ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि AgNO3 के साथ AgCl नहीं बनाएगा। तो बच्चों AgCl वही नहीं बनाएगा जब Cl सारे के सारे लैगेंड की तरह काम करेंगे। अगर Cl काउंटर आयन की तरह काम करेंगे तो AgCl बनेगा, अगर Cl लैगेंड की तरह काम करेंगे तो कभी भी AgCl मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा A, क्योंकि देखो यहाँ पर केवल 3 ही अमोनिया के लैगेंड है, तो ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए आपको 3 लैगेंड और चाहिए, तो वो कहां से लेगा, Cl को लैगेंड बना देगा। तो बच्चों अगर अमोनिया जो है 3 से ऊपर होता है, जैसे यहाँ पर देखो अमोनिया 4 है, तो कितने और लैगेंड चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 यहां से ले लेगा, लेकिन एक Cl बाहर बचेगा एज ए काउंटर आयन। यहाँ पर देखो 6 के 6 लैगेंड अमोनिया के यूज करेगा, 3 बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर जो है 1 यूज करेगा, 2 बाहर आ जाएंगे। केवल ए ऑप्शन में सारे के सारे क्लोरीन लैगेंड की तरह काम करेंगे, काउंटर आयन नहीं बनेगा, तो पीपीटी नहीं बनेगा AgCl। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, पूछ रहा है कि COCN63 के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि CO का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा बच्चों 3d6। अच्छा 3d6 के साथ कौन सा लैगेंड जुड़ा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड जुड़ा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड में बच्चों क्या होगा, T2G नीचे और Eg ऊपर। Eg 2 ऑर्बिटल है, T2G कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है गैप ज्यादा है, तो जितने की 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सीधे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो देयर इज नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। और बच्चों जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे होते हैं, ऊपर कोई नहीं होता, उसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर कितने आइसोमर बनेंगे देखो, है ना, COEN Cl2। तो बच्चों यहाँ पर 3 आइसोमर बनते हैं, 2 ज्योमेट्रिक, 2 ज्योमेट्रिकल और 1 ऑप्टिकल। ठीक है, तो 2 ज्योमेट्रिक कैसे बनेंगे देखो, CO और यहाँ पर EN2 है ना, EN और EN ऐसे करके, और Cl ऊपर Cl ऊपर, ये तो हो गया बच्चों ट्रांस। और एक इसका सिस भी बन सकता है, कैसे करके देखो, यहाँ पर EN है ना, और ये Cl और Cl एक दूसरे के नजदीक ले आओ, EN। ठीक है, तो एक बनेगा बच्चों सिस और एक बनेगा ट्रांस, ये तो ज्योमेट्रिक। अब सिस जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, तो इसका ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं है, इसका एक ऑप्टिकल बनेगा, तो ट्रांस के 2 ऑप्टिकल और एक सिस, टोटल आइसोमर कितने हुए, 3 हो। उसके बाद है 12, द हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स निकल टेट्रा कार्बोनिल और 2-। ठीक है बच्चों, तो निकल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 28, तो निकल में होता है 3d8n4s2। ठीक है, और यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चों, +2, तो +2 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का 3d8। ठीक है, और 3d8 में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम इनको यहाँ पर देखें तो 3d8 में जो है 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लैगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग करवा लेगा वो, तो यहाँ पर अब क्या होगा, 3d8 पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, ये वाला D, तो टोटल 4 लैगेंड है, तो यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडेशन होने वाला है, तो यहाँ पर बच्चों आंसर हो जाएगा DsP2 यानी A। द सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर का और ऑक्सीडेशन नंबर का हमने यहाँ पर सम पता करना है। तो देखो बच्चों इस मेटल के साथ कितने लैगेंड है, टोटल 3 लैगेंड है, एक ऑक्सिलेटो है और 2 इथाइलिन डाइमीन है, दोनों ही जो है बाइडेंटेड लैगेंड है, तो 3 इंटू बाइडेंटेड लैगेंड यानी टोटल 6,
तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करूं तो En पर कोई चार्ज नहीं होता, ऑक्सीलेटो पर कितने चार्ज होते हैं, 2 चार्ज होते हैं। तो ये एक लिगेंड यानी 2 माइनस, तो 2 माइनस जो है उस साइड जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 प्लस हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो 2 प्लस और ऑलरेडी इस पर जो है 1 प्लस पहले से था क्योंकि Cl काउंटर आयन है, तो कुल मिला के हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो 6 और 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 9। फिर आ जाओ 14 पर। द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, नेम पूछा है तो देखो बच्चों हेक्सासाइनोफेरेट होगा, आयरन का भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो मेटल को हम 8 करके करते थे हेक्सासाइनोफेरेट, और इस पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +3। तो हेक्सासाइनोफेरेट और 3 आयन, तो आंसर हो जाएगा बी। 15 among the following complex the one which show zero crystal field stabilization energy। तो यहाँ पे बच्चों जीरो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस में होगी, आयरन में। सारों को सॉल्व करना पॉसिबल है नहीं क्योंकि टाइम बहुत जाएगा, मैं आयरन को आपको बता देता हूँ कि कैसे इसकी जीरो क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। यहाँ पर बच्चों आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ठीक है, और आयरन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d6 एंड 4s2। तो 3d6 एंड 4s2 में 2 इधर से गए 1 इधर से गए, यहाँ हो जाएगा 3d5। ठीक है बच्चों, जो H2 है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर। ठीक है, ये T2g और ये Eg है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन को अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 तो नीचे आ जाएंगे और 2 चले जाएंगे ऊपर। ठीक है बच्चों, तो जो 2 की एनर्जी होती है वो होती है, इसकी एनर्जी होती है 0.6 इंटू 2, इतना हो जाएगा 1.2, वो भी प्लस में। नीचे माइनस होती है तो माइनस कितनी, 0.4 माइनस 0.4 कितना होगा 3, तो हो जाएगा -1.2। तो देखो बच्चों +1.2 एंड -1.2 इक्वल टू 0, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी हो जाएगी 0। इसी तरह से आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। 16 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर एजेंट। तो जैसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यूज में बताया था कि सिस्प्लाटिन, जो सिस्प्लाटिन होता है बच्चों वो एंटी कैंसर एजेंट में काम आता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास है, पूछा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 bm इनमें से किस कॉम्प्लेक्स का होगा। तो बच्चों जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 होता है उसका मतलब उसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर बच्चों हमें यह ढूंढना है कि मेटल के डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन किस में होंगे। तो बच्चों यहां पर पहला ही आंसर आता है CuNH3 2। ठीक है, आप देखो कैसे, Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर +2 है। ठीक है, और Cu का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। ठीक है, अच्छा +2 के हिसाब से क्या होगा, एक यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से निकलेगा, यानी 3d9 होगा, और 3d9 में बच्चों एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1। बाकी और आप देख लीजिए वहां पर जो है आपको डी ऑर्बिटल में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, तो एक से ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे अगर मैं सी की बात करूं TiCl4, तो यहाँ पे Ti का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, तो इसका मतलब +4 का मतलब होता है ये आर्गन के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, तो कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, उसी तरह कोबाल्ट में भी आप चेक कर सकते हैं और निकल में भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ऑब्वियसली जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो है सारे के सारे क्या है, हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, NH3 है। ठीक है, तो देखते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, sp3d2 ऐसे होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन साथ में बच्चों पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए। तो पहला चेक करते हैं ए, निकल। तो निकल होता है बच्चों 3d8 4s2। ठीक है, तो निकल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो +2 के हिसाब से हो गया 3d8। ठीक है, तो 3d8 में बच्चों क्या होगा, तो 3d8 में और 4s2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है,
तो अब जो NH3 है वो इनको पेयरिंग नहीं करवा पाएगा क्योंकि NH3 एक वीक फील्ड लाइगेंड है। तो ये S और इधर के जो है 3p और बाद के d ऑर्बिटल वो एक्सेप्ट करने वाला है। तो यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा और अनपेयर्ड होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक वेपर शो करेगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। तो बाकी आप देख लीजिए किस तरह से होने वाला है, सब में यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। 19 ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन विच इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। डायामैग्नेटिक मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं सबसे पहला NiCN4। ठीक है, तो यहाँ 3d8 and4s2 ये था, और बच्चों से इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होने वाला है +2। तो ये तो दोनों गए 3d8 हो जाएगा 3d8। ठीक है, अच्छा 3d8 में बच्चों क्या होगा कि जो CN है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, तो ये क्या करेगा सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करवा देगा, और जब ये पेयर्ड करवा देगा तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, डायमैग्नेटिक बन जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। बाकी सब में बच्चों जो लाइगेंड दे रखे हैं, देखो इसमें F, Cl और Cl ये सारे वीक फील्ड लाइगेंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करवा पाएंगे, और जब पेयर्ड नहीं करवा पाएंगे तो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। 20 द कॉम्प्लेक्स, एक ये कॉम्प्लेक्स और दूसरा ये कॉम्प्लेक्स है ना। एग्जाम्पल ऑफ द विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, देखो CONH3 और CrCN, उसके बाद देखो Cr के साथ NH3 आएगा, CO के साथ, यानी लैगेंड का एक्सचेंज हो गया। तो बच्चों इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे, लेकिन आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। 21 द कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 4 चार अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पर लैगेंड है। तो ये बोलेगा कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये हो गया हमारे पास MABCD, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। और जब इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स होता है तो टोटल उसके बच्चों 3 आइसोमर बनते हैं, क्योंकि इनका अरेंजमेंट आप करोगे तो आपको 3 अलग अलग टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। 22 which of the following complex ion is not expected to absorb visible light। ठीक है, तो बच्चों वही कॉम्प्लेक्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो था ना कॉन्सेप्ट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो वो किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी वो कलरलेस दिखेगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास आंसर होगा वो एक ही आ गया इसी तरह। अभी मैंने ये सॉल्व किया था, तो यहां पर जो होगा वो 3d8 होगा, और CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देगा, पेयर्ड करवा देगा। तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं। जबकि आप बाकी कॉम्प्लेक्स में देखोगे सारे जो है वीक फील्ड लाइगेंड है, और वीक फील्ड लाइगेंड कभी भी इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करवा पाते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हमेशा लाइट एब्जॉर्ब होगी। 23 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों D4 है और हाई स्पिन है। हाई स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन नीचे भी है और ऊपर भी है। तो D4 में हम क्या करेंगे, 3 ऑर्बिटल को नीचे रखेंगे और 2 ऑर्बिटल को ऊपर रखेंगे। ये T2G और ये EG, यहाँ पर गैप कम है, गैप कम है, इसीलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है ना। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 1 2 3 और एक ऊपर 4। तो बच्चों EG में 1 इलेक्ट्रॉन और T2G में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो इसको पहले काउंट करो, तुम +0.6 इंटू 1 इक्वल टू 0.6, ये इतना हो गया। और बच्चों 3 जो है हमारे पास माइनस के, तो -0.4 इंटू 3 इक्वल टू 1.2 माइनस, तो माइनस के 1.2 प्लस के 0.6, तो इक्वल टू हो जाएगा 0.6। तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 0.6, वो भी किस में, माइनस में, -0.6, -0.6, क्योंकि माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है 20 द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद द कंपोजिशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू। अच्छा, 2 अलग अलग कलर्ड कब बनाएगा, जब बच्चों इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर की वजह से ही लाइगेंड का पोजीशन चेंज होगी।
तो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स, लिंकेज पॉसिबल है नहीं क्योंकि यहाँ पर NO2 और CN लिगेंड है नहीं, कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है नहीं और आयोनाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या बच्चों, ज्योमेट्रिकल। तो एक सिस बनाएगा उसका अलग कलर होगा, एक ट्रांस बनाएगा उसका अलग कलर होगा। उसके बाद आ गया बच्चों 25, आउट ऑफ ये सारे कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं यहाँ पर और पूछा है कलरलेस कौन होगा। तो कलरलेस वही होगा जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। ठीक है बच्चों, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड किसके पास होंगे, देखो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ खास तरह का होगा। तो बच्चों यहां पर जो आंसर होगा 25 वो होगा सी, और मैं सी को सॉल्व करके आपको बता देता हूं। देखो CuCl2, तो CuCl2 में बच्चों Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है +1 और +1 का मतलब होता है 3d10 क्योंकि 4 है तो 3d10 का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। उसी तरह TiF6 2-, तो TiF6 2- में Ti का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों +4 और टाइटेनियम में होता है 3d2n4s2। तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो +4 हो जाएगा, तो ये मतलब आर्गन के जैसे बिहेव करेगा, तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, पेयर्ड है। तो बच्चों जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा। ठीक है, चलो तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी, है ना। उसके बाद है 26, कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट वही एब्जॉर्ब करेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास आता है निकल के वो आता है ये क्रोमियम NH3 6। अब देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल देखें तो 3d5 4s1। ठीक है, 3 निकल गए तो क्या बना बच्चों 3d4। ठीक है, अच्छा 3d4 है तो 3d4 को आप किस तरह से आप अरेंज करोगे, अलग अलग 1 2 3 4 इस तरह करोगे और एक खाली छूट गया, है ना बच्चों। तो ये देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इनको पेयर्ड नहीं करवा पाएगा, तो जिस वजह से ये विजिबल लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। ये पूछा है कि विच कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कौन नहीं करेगा। तो यहाँ पर बच्चों सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे जिनमें प्लेन सिमेट्री होगी। और बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है जहां पर इस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, यानी मेटल और A3NB3। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो बच्चों यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करे, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा। तो बच्चों देखो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, CO, इसके चारों तरफ NH3 इस तरह से होते हैं, इस तरह से, और Cl इस तरह से होगा, है ना। तो बच्चों देखो ये पूरी की पूरी तरह प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, इसीलिए जो है ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। 28, in which of the following coordination entities the magnitude of crystal field splitting energy in octahedral will be the maximum। अच्छा मैक्सिमम किसके पास होगा बच्चों, देखो ये देखना है कि जो गैप है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, जो बच्चों गैप होता है ये वाला ना, यानी Eg और T2g ऑर्बिटल के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मैग्नीट्यूड। और ये सबसे ज्यादा कब होगा, जब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज होगा। तो बच्चों हमने जो है एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर हमारे पास था जिसमें Cn सबसे ज्यादा था, उसके बाद O4 आता है, उसके बाद बच्चों आता है NH3 और उसके बाद आता है H2। ठीक है, तो Cn जो है सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी करेगा, तो बच्चों आंसर हो गया सी। तो चलो इस वीडियो में मैं अभी 28 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे देखते।